अब डाउनलोड करने के बाद ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और यहां पर मुझे उस पिक्चर को दिस डिवाइस करना, पर क्लिक किया, दिस पीसी पर गए, सॉरी डेस्कटॉप पर आए, तो ये वो पिक्चर थी जिस पिक्चर को मैंने सिलेक्ट किया और ऑटोमेटिकली वो पिक्चर इंसर्ट करने से हो गए, वर्ड पर आ गए। ठीक है, अब इस पिक्चर का मेरे पास बैकअप है, मैं इस पिक्चर को 100 टाइम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये दिस डिवाइस थी। लेकिन अगर यही काम मैं करता हूं ऑनलाइन पिक्चर से, तो यहां पर वर्ड के अंदर रहते हुए यहां पर मुझे ऑनलाइन पिक्चर्स बिंग पावर्ड बाय बिंग, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ये जो एक बिंग सर्च है, यहां से मैंने CAR कार देन एंटर। अब यहां के सर्च में और उसके सर्च में फर्क आ जाता है, लिखी तो दोनों प्रकार से थी। सो यहां पर आने के बाद इन केस मुझे ये वाले पिक्चर को सिलेक्ट करना और क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो ये पिक्चर ऑटोमेटिकली पेज के ऊपर आ गई। लेकिन इसका बैकअप, इन केस मैंने ये फाइल क्लोज की तो उसके साथ साथ ये पिक्चर भी रिमूव हो जाएगी। बात समझ आई कि ये दोनों क्या काम करते हैं? नहीं, सेव नहीं, क्योंकि बैकअप ही नहीं है इसका, क्योंकि ये वन टाइम यूज होगी। हाँ, कॉपी करके पेस्ट कहीं और कर दो, किसी और फाइल के अंदर कर दो, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह से ये फाइल पड़ी है वो वैसे काम नहीं करे। क्लियर? दोनों तरीके का समझ आ गए। इन केस हमने चाहे फाइल वहां से डाउनलोड करके किया चाहे वैसे किया है, तो पिक्चर ही ना, पिक्चर ऐड कर दे। याद रखिए कि पिक्चर हमेशा पेज के मार्जिन एरिया के अंदर ऐड होती है। ठीक है, जो पेज की ग्रिड लाइंस का वर्किंग एरिया होता है, कभी भी पिक्चर मार्जिन से बाहर नहीं जाएगी। अगर इन केस पिक्चर का साइज बड़ा पेज से, तो तब वो मार्जिन को टच करेगी लेकिन उसी के अंदर रहेगी। लेकिन अगर उसका साइज कम है तो वो मार्जिन से भी कम दिखाई देगी। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर का साइज मार्जिन से बड़ा है, पेज से बड़ा है, इसलिए वो मार्जिन को टच करके बड़े मुश्किल से उसके अंदर कवर होगी। ऐसे ही है। अब पिक्चर को ऐड करने के बाद ये 6 कॉर्नर आ रहे हैं। 6 आगे कितने हैं? 3 3 6 9 नहीं, बल्कि 3 8 है। हमेशा पिक्चर का साइज कॉर्नर टू कॉर्नर किया जाता है, कम और ज्यादा। कुछ लोग यहां से भी कर जाते हैं, तो ये काम नहीं करना आप लोगों ने। कॉर्नर टू कॉर्नर मैंने पिक्चर का साइज कम किया। लेकिन एक चीज और बता दो कि जैसे मैंने पेज के ऊपर एक पिक्चर ऐड की और उस पिक्चर के रेलेवेंट ऊपर एक टैब आया जिसका नाम है, और इसमें जितने भी टूल्स है वो सारे किससे लिंक करते हैं? इस पिक्चर। जैसे मैं इस पिक्चर की सिलेक्शन को खत्म किया तो वो पिक्चर फॉर्मेट, जिस तरह से कैलेंडर टेबल में 2 ऑप्शंस आ रही थी। ओके, सो यहां पर मैंने पिक्चर का साइज कम कर दिया। पिक्चर एडिट होती है, फॉर्मेट कह सकते हैं कि इसमें जितने भी टूल्स हैं, ठीक है, कलर्स कॉम्बिनेशन। लेकिन असूलन मैं अगर पिक्चर्स के रेलेवेंट बात करूं, पिक्चर की हम पिक्चर को एडिट किया जाता है। ठीक है, अब इन केस यहां पर फॉर्मेटिंग क्यों ऐड कर दिया कि इसमें फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट बॉक्स लेकर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कैप्शन भी बना सकते हैं। इस वजह से असूलन उन लोगों ने इसको फॉर्मेट का भी हिस्सा दे दिया, जबकि मैं कहता हूं तो कि टेक्स्ट की सिर्फ फॉर्मेटिंग होती है, पिक्चर की फॉर्मेटिंग नहीं होती। लेकिन उनका कहना है कि जी पिक्चर फॉर्मेट या एडिटिंग ये एक ही नाम उन्होंने दे दिया है। मैं दोनों में फर्क रखने के लिए कहता था कि टेक्स्ट की हमेशा फॉर्मेटिंग होती है और पिक्चर की हमेशा एडिटिंग होती है। ठीक है, ताकि ये क्लियर रह सके। अब टूल का नेम ही क्या आ जाता है? ऊपर क्या आ रहा है? पिक्चर्स टूल्स। पर क्या आ रहा है? पिक्चर फॉर्मेटिंग। के पिक्चर एडिटिंग भी होता तो ये नाम बुरा नहीं था। सो यहां पर पिक्चर ऐड करने के बाद साइज कम कर दिए। याद रखें कि चाहे जितनी मर्जी पिक्चर्स ऐड करें, हर पिक्चर के साथ ये वाली ऑप्शन लाजमी आती है। इसके साथ एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं बता दूं कि ये पिक्चर लॉक है, पिक्चर अपनी जगह से मूव नहीं कर रही। मैं जो मर्जी कर लूं, ये पिक्चर मूव नहीं करी। हाँ, साइज कम ज्यादा होगा,
लेकिन अपनी जगह से ये मूव नहीं कर रही। जिसको और आसान कर देता हूं मैं समझाने के लिए, जिसमें मैं कहता हूं ये पिक्चर लॉक हुई है, अपनी जगह से मूव नहीं कर रही, इसको क्या करना है, अनलॉक करना है, ताकि ये पिक्चर पूरे पेज पर मैं मूव कर सकूं। जिस तरह से एक टेबल को ड्रॉ टेबल किया था ना, बॉक्स को शेक कर रहे थे पूरे पेज के ऊपर, बस इसी तरह से चाह रहा। तो हर पिक्चर के साथ ये वाली ऑप्शन आती है जिसको बोलते हैं लेआउट ऑप्शन। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपने एक पिक्चर ऐड किया उसके साथ ये ऑप्शन ना आए। इस लेआउट ऑप्शन के अंदर, जिसको मैं कहता हूं कि वो पिक्चर लॉक हुई है, उसका असल नाम है इन लाइन विद टेक्स्ट। तो ये आप देख सकते हैं ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट है। अब टूल से मैं आज का काम समझा देता हूं। ये जो एक आर्क बनी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पिक्चर को, और उसके दरमियान जो लाइंस हैं वो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट। अभी फिलहाल कोई टेक्स्ट तो नहीं है पेज पर, सिर्फ पिक्चर है। लेकिन इस पहली ऑप्शन को समझे कि जैसे ही पिक्चर खत्म हो रही है उसके फौरी बाद से क्या हो रहा है, टेक्स्ट, जिस वजह से इस पिक्चर को उसने कह दिया लॉक हो गई, पिक्चर मूव नहीं कर रही। लेकिन विद टेक्स्ट रैपिंग पर जाने के बाद अगर मैं बात करूं इसकी स्क्वायर की, तो इसके चारों तरफ आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, जिसको मैं कहता हूं कि ये पिक्चर क्या हो गई, अनलॉक हो गई, अनलॉक हो गई। सो यहां पर आने के बाद मैंने इसको स्क्वायर पर क्लिक किया तो ये पिक्चर अनलॉक हो गई। पेज के जहां मर्जी यूज कर सकते हैं। बात समझ आई? यस बनाएगा। अभी फिल वक्त मैं टेक्स्ट नहीं ऐड कर रहा, पहले ये सारे वैसे पिक्चर्स के रेलेवेंट समझा दूं, फिर टेक्स्ट के साथ समझाऊं, आप बेफिक्र हो जाए। उसके बाद पहले टूल की पहचान हो जाए ना, उसके बाद यहां पर ऑप्शन आती है टाइट से मुराद कि अगर इस पिक्चर के इर्द गिर्द टेक्स्ट है लेकिन वो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है तो वो मजीद क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है, कंजेस्टेड हो जाएगा। और अगर मैं इसको कर देता हूं, थ्रो की बात करता हूं कि अगर पिक्चर इस टाइम पिक्चर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इस पिक्चर के अंदर कोई स्पेस तो नहीं है, इन केस मैंने इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव किया हो तो इसका मतलब फ्रेम तो यही रहेगा लेकिन ये बैकग्राउंड एरिया खत्म हो जाएगा। तो फिर थ्रो से क्या होगा कि वो टेक्स्ट इस पिक्चर के अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस आर्क के अंदर ये लाइन आ गई, इसका मतलब उस पिक्चर के अंदर टेक्स्ट जा रहा है। स्क्वायर से टॉप एंड बॉटम से मुराद के टेक्स्ट सिर्फ टॉप और बॉटम पर रहेगा, लेफ्ट राइट आएगा ही नहीं। और उसके बाद बिहाइंड टेक्स्ट के टेक्स्ट के बिहाइंड चले जाएगी पिक्चर, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जिससे क्या होगा कि टेक्स्ट के फ्रंट पर पिक्चर आ जाएगी और टेक्स्ट क्या आ जाएगा, हाइड हो जाएगा। लेकिन जब अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उससे हाइड नहीं होगा, अपनी जगह खुद बनाएगा। अब टेक्स्ट ऐड करें, उसके लिए मैं पिक्चर का इंतखाब करता हूं, कोई और पिक्चर का, इंसर्ट दिस डिवाइस, जो कि ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। लाइक पेंगुइन्स की एक पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट कर दिया, ओके। करने के बाद साइज कम कर दिया। अब साइज कम करने के बाद मैंने इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, और करने के बाद सिलेक्ट किया कंट्रोल J से, क्या कर दिया, जस्टिफाई। बात समझ आई? अब मैंने इसको क्या कर दिया, स्क्वायर ले, ठीक है। यहां तक कि अगर मैं इस पिक्चर का साइज भी बढ़ाऊंगा तो खुद ब खुद वो मैनेज करेगा। देख रहे हैं, ये हो गया स्क्वायर। और अगर मैं इसको कर देता हूं टाइट तो माइनर सा फर्क दिखाई दिया, और अगर मैं इसको थ्रो करता तो कोई भी चीज का फर्क नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इस फ्रेम के अंदर पिक्चर टेक्स्ट ऐड नहीं हो सकता। टॉप एंड बॉटम जितना मर्जी मूव कर लो, टेक्स्ट सिर्फ टॉप एंड बॉटम पर रहेगा। उसके बाद बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट की क्या चलेगी, बिहाइंड। अगर मैं साइज बढ़ा भी देता हूं, कंट्रोल P करता हूं, तो प्रिंटिंग के अंदर भी मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यस, फ्रंट पर टेक्स्ट आ गया और बैक पर पिक्चर, बिहाइंड टेक्स्ट जो होगी। और इसी को उसके ऑपोजिट कर दो, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जिसका नुकसान क्या हुआ, टेक्स्ट हाइड हो गया, डिलीट नहीं हुआ, हाइड हो गया। इसलिए इस केस में फिर हम क्या करते हैं, इस केस में फिर हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करते हैं ताकि टेक्स्ट भी रहे और पिक्चर भी रहे। क्लियर है ये टूल्स? कोई प्रॉब्लम? चले, अब इसके अलावा
मैं इसको कर देता हूं यहां से इन लाइन विद टेक्स्ट पर, सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, कंट्रोल पी किया और यहां से पेज को पोर्ट्रेट कर दिया। इस टाइम इसका साइज इंक्रीज कर दिया और इसको मैं फिल वक्त स्केयर कर दूं ताकि अगले पेज पर ना जाए। क्लियर है? अब मैं चाह रहा हूं इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो पिक्चर फॉर्मेट पर आएंगे, पहली ऑप्शन आ रही है बैकग्राउंड। ये 2010 में ये वाली ऑप्शंस नहीं थी, हाँ 16-13 के अंदर है, लेकिन थोड़े एडवांस लेवल के नहीं है, नॉर्मली है। तो यहां पर पिक्चर को सिलेक्ट किया और रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उसने उस पिक्चर का कुछ एरिया सिलेक्ट कर लिया। जहां जहां पर पिंक कलर दिखाई दे रहा है ये वो एरिया जिसको वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब इसके अंदर देख सकते हैं उस पेंगुइन्स की किसी के पर भी आ गए, किसी की टांगे भी आ गई, किसी की चोंच भी आ गई, मतलब बुरे ही हाल हो गया उसके। अब मुझे इस पिक्चर को मजीद बेहतर करना है, तो इसका मतलब यहां पर जैसे मैंने रिमूव बैकग्राउंड को क्लिक किया था उसके साथ ऊपर एक और टैब ओपन हो गया, यस, बैकग्राउंड रिमूवल के नाम से, जिसके अंदर एक ऑप्शन आती है जिसमें लिखा है मार्क एरियाज टू कीप, और वो प्लस के साइन को रिप्रेजेंट कर, से मुराद ये है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को प्लस करना है। ठीक है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि ये पिंक एरियाज की गर्दन के अंदर भी ऐड हो गया। तो प्लस के साइन पर क्लिक किया तो ये एक आपके पास पेन ब्रश आ जाता है। इससे क्या कि आपने सिर्फ उतने एरिया को ड्रैग करना है और उसमें से वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप देख सकते हैं ये भी है, उसकी लातें रह गई हैं बेटा, मैं कोशिश करता हूं उसकी लातों की तरफ भी जाने की। असल में ना यहां पर सरफेस पर माउस नहीं सही तरह चल रहा मुझसे। ओके, यहां तक, और बस ये थोड़ा सा रह गया। चल अब इनकी लातों की तरफ। ओके, यस, अब मुझे कुछ एरिया बैकग्राउंड का रिमूव करना है तो माइनस पर चले जाएंगे, जैसा कि यस, तो थोड़ा सा यहां पर हालात बिगड़ रहे हैं। ओके, फिल वक्त कुछ ना होने से बेहतर है। क्लियर है? डिस्कार्ड ऑल चेंजेस से मुराद अक्सर मोबाइल फोन के अंदर भी अगर हम कोई कांटेक्ट नंबर सेव करने की सेटिंग में जाएं और सेव किए बगैर वापस की ऑप्शन पर आए तो तब भी वो हमें क्या कहता है, डिस्कार्ड से मुराद के हम जो एडिटिंग किया, जो चेंजिंग किया, क्या हम उसको अप्लाई करना चाह रहे, खत्म कर देते। लेकिन कीप चेंज से मुराद कि जो जो सिलेक्शन किया वो सब के सब तो यार नॉर्मली कीप चेंज पर क्लिक करके मैंने बैकग्राउंड को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब बैकग्राउंड रिमूव हो गया तो इसका साइज कम किया, साइज कम करने के बाद इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। सिर्फ एक चीज दिखानी थी आप लोगों को कि बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद अगर मैं इस पिक्चर को स्केयर, तो ऑलरेडी है, देख रहे हैं, क्योंकि ये वाली ऑप्शन उसमें अप्लाई नहीं हो रही थी, कौन सी वाली, थ्रो की, कि इस फ्रेम के अंदर मुझे टेक्स्ट चाहिए। अब उस फ्रेम के अंदर आप देख रहे हैं, इस फ्रेम के अंदर उसको एक्स्ट्रा स्पेस मिली तो आप देख रहे हैं टेक्स्ट उस लाइन के क्रॉस करके अंदर ऐड हो गया। बस ये एक ऑप्शन मैंने बतानी थी आप लोगों को। उसके लिए मैं दोबारा इसको स्केयर करता हूं, स्केयर करने के बाद टेक्स्ट को डिलीट कर दिया, करने के बाद साइज इसका कम कर दिया।
कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है, जिस तरह से कॉपी पेस्ट होता है टेक्स्ट, ये डुप्लीकेट होता है कंट्रोल डी से। मैंने इस डुप्लीकेट किया और डुप्लीकेट करने के बाद इस पिक्चर को उसके एक्चुअल कंडीशन में वापस ले आया। नहीं, वो मैं बता देता हूं कैसे। फिल वक्त जो मैंने अभी टूल समझाना उसके लिए मैंने ये काम किया। बस आपने समझना डुप्लीकेट, डुप्लीकेट की शॉर्ट की क्या, कंट्रोल डी। दोनों पिक्चर्स कोई फर्क, कोई माइनर सा फर्क दिखाई दे रहा हो, क्योंकि ये सेम डुप्लीकेट है, 100% सेम पिक्चर्स है। अब इस पिक्चर को सिलेक्ट किया तो यहां पर ऑप्शन आ रही है करेक्शंस की। ये वो फॉर्मेटिंग है, ये वो एडिटिंग है जो कि अक्सर मोबाइल फोन की कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर्स में ऑप्शन आती है एडिट की। जिस तरह से करेक्शंस पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर शार्पनेस और स्मूथनेस की बात की जा रही है। अगर मैं ये स्मूथ करूंगा तो आप देख रहे हैं पिक्चर ब्लर हो गई है। अगर मैं शार्प करूंगा तो इसके जितने भी कलर्स है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। अब दोनों में फर्क नुमाया वाज़ेह आ रहा है। इस पिक्चर को देख लियो और उसको, वो पिक्चर ज्यादा शार्प है, ठीक है। इसी तरह से शार्प करने के अलावा ब्राइटनेस और कंट्रास्ट की अगर बात करूं, ब्राइटनेस अगर हम प्लस करते हैं तो किस कलर में जाती है, व्हाइट में, माइनस करते हैं तो ब्लैक में, ठीक है। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये ब्राइटनेस कुछ इस तरह से, क्लियर। उसके बाद कलर्स की बात की जाती है कि ये हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट में, डिफरेंट कलर्स में या सिनेमैटिक व्यू में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ये और भी ऑप्शंस आ रही हैं। मैंने इसको कहा कि मुझे ये वाला इफेक्ट चाहिए, ठीक है। फर्क देख रहे हैं दोनों में। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे इसको मजीद आर्टिस्ट इफेक्ट्स भी देने हैं, जैसा कि मैं इसको एक पेंट में कन्वर्ट कर दिया, ओके। करने के बाद यहां पर एक और ऑप्शन आती है जिसको हम बोलते हैं रीसेट, जबकि टेक्स्ट को क्या कहते हैं, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, और पिक्चर के लिए रीसेट। कि जो कंट्रास्ट, जो कलर, जो आर्टिस्ट इफेक्ट्स अप्लाई किया वो सब के सब क्या आ जाए, रीसेट हो जाए। तो यहां पर मैंने उस पिक्चर को रीसेट कर दिया तो वो वापस अपने एक्चुअल कंडीशन पर आ गई, ओके। उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन आ रही है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस से मुराद दबा देना, कम कर देना, जो कि अक्सर हम कहते हैं कि जी पिक्चर को कंप्रेस करना है, मतलब पिक्चर का साइज कम करना है। तो यहां पर भी वो वही बात की जा रही है कि मुझे इस पिक्चर को कंप्रेस करना है। कंप्रेस करेंगे तो क्वालिटी क्या होगी, खराब होगी। जिस तरह से अक्सर आप YouTube पर अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी तो वो आपको 1080p में भी रिजल्ट दिखाएगा। जैसे जैसे इंटरनेट की स्पीड डाउन होती जाएगी तो वो 1080 से 720, 463, 470, 360 और 240 पर आ जाएगा। मतलब इतनी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, वीडियो चल रही है लेकिन क्वालिटी इतनी डाउन हो जाएगी कि पिक्सल साइज ब्रेक होने की वजह से पिक्चर आपको, वीडियो आपको धुंधली दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम उसी की सेटिंग पर जाकर ऑटो में जाने के बाद हम उसको फिक्स कर देते हैं कि भाई ये वीडियो 720 से नीचे ना चले, चाहे इंटरनेट की स्पीड कम भी हो जाए, तो अक्सर आप देखते हैं कि क्वालिटी या इंटरनेट स्पीड कम होने की वजह से वीडियो बफरिंग करने लग जाती है लेकिन अपनी क्वालिटी को डाउन। ये वही काम है कि मुझे इस टाइम जो मैंने पिक्चर को ऐड किया बजाहिर देखने में वो एचडी दिखाई दे रही है, यहां तक कि जूम भी कर रहा हूं तो पिक्सल्स उसके इतने खास ब्रेक नहीं हो रहे, लेकिन दोनों पिक्चर्स को आप देख सकते हैं कि सेम है। लेकिन अब मैं इस पिक्चर की क्वालिटी को थोड़ा सा खराब करूंगा, कंप्रेस करूंगा। तो यहां पर इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद कंप्रेस फोटो पर क्लिक करेंगे तो यहां पर रेजोल्यूशंस आ रही हैं, जिनमें से 3 रेजोल्यूशन तो हाइड है। यूज डिफॉल्ट रेजोल्यूशन, कि जो उसकी एक्चुअल रेजोल्यूशन है उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर जो 2 रेजोल्यूशन है उनके बारे में मैं बता देता हूं। जिस तरह से हम एचडी का वर्ड बहुत यूज करते हैं जिसको हम हाई डेफिनेशन बोलते हैं डिस्प्ले, ठीक है। लेकिन यहां पर लिखा है 330 ppi। PPI स्टैंड फॉर पिक्सल्स पर इंच, और
एक होता है DPI, स्टैंड फॉर डॉट पर इंच। ये बेसिकली फोटोशॉप का काम है, लेकिन हमने PPI को सिर्फ डिस्कस करना है। PPI स्टैंड फॉर पिक्सल्स पर इंच। अब पिक्सल का साइज क्या है? पिक्सल्स पता है क्या होता है? पता है पिक्सल्स का? है RGB कलर्स को मिलाकर एक पिक्सल बनता है, ठीक है। और उस पिक्सल का साइज होता है एक पेन का डॉट, एक पेन का डॉट। यस। और पिक्चर्स को मिलाकर क्या बनती है? वीडियोस, जिसको फ्रेम वर्क कहते हैं, ठीक है। फ्रेम वर्क 30 फ्रेम, FT कुछ इस तरह का नाम था, जिसमें 30 तस्वीरें होंगी तो आपके 1 सेकंड की वीडियो बनती है, 30 तस्वीरों को मिला। हाँ, कार्टून वगैरह, ठीक है। सो यहां पर आपने लिख लिया 330 PPI स्टैंड फॉर लिख लिया। 330 पिक्सल्स हैं इस 1 इंच के अंदर। ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर्स की क्वालिटी बेहतर होगी। अक्सर हम देखते हैं ना कि हमें प्रोफेशनल कैमरा से पिक्चर को कैप्चर करवाना है, DSLR से, ठीक है, जिसका रिजल्ट 4K में है, ठीक है, 1080p में है, कि उस पिक्चर को जितना जूम करेंगे उसके पिक्सल्स नहीं फटते। कि अगर उसके 1 इंच में 1080 पिक्सल्स हैं तो सोचे कि जूम करने से कैसे उसकी पिक्चर की क्वालिटी खराब होगी। तो जब वो पिक्चर एडिट होकर वापस अपनी एक्चुअल कंडीशन में जाती है, पता ही नहीं लगता ये पिक्चर एडिट हुई है। 330 पिक्सल्स इन 1 इंच। PPI स्टैंड फॉर पिक्सल पर इंच, ठीक है। सो यहां पर उसके बाद क्वालिटी डाउन होने जा रही है। अगर मैं प्रिंटिंग के लिए ये फाइल यूज करना चाह रहा हूं तो उसमें कितने पिक्सल्स होंगे? कि 110 पिक्सल्स कम हो गए, कि 1 इंच के अंदर कहां 330 थे, कहां पर 220 हो गए, ठीक है। मतलब 110 पिक्सल्स कम हो गए, तो बाकी एक है तो वो 1 इंच ही, लेकिन उसमें क्या हुआ कि पिक्सल्स का साइज बढ़ गया, साइज बड़ा हो गया। और मजीद वेब की बात करते हैं, है 1 इंच ही, लेकिन पिक्सल्स कितने रह गए? 150 रह गए। और मजीद बात करते हैं ईमेल के लिए, तो इसका मतलब यहां पर आकर देखें क्वालिटी का हाल। इसको देख लें, ये कदरे कीमत फिर भी कुछ बेहतर नजर आ रही है। और इसको देख लें, ये क्वालिटी खराब भी है। क्लियर है? बात समझ आ गई है कि ये मैं क्या बता रहा था आप लोगों को। उसके बाद तो यहां पर जाने के बाद वापस मैं इसको यूज डिफॉल्ट कर दूंगा, ठीक है, और इस पिक्चर को रीसेट कर दूंगा। ओके। उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन आती है चेंज पिक्चर, टूल का नेम है कि मैंने जो फ्रेम सेट किया है, मुझे इसी फ्रेम के अंदर पिक्चर को क्या करना है? अगर हाँ, रिप्लेस भी कह सकते हैं, चेंज भी कह सकते हैं। नॉर्मली अगर मैं पिक्चर ऐड करूंगा, हो सकता है उस पिक्चर का साइज क्या हो। तो सिर्फ फर्क ये है कि चेंज पिक्चर पर आने के बाद दिस डिवाइस, और यहां से मैंने कहा मुझे ये वाली पिक्चर ऐड करनी है उसी फ्रेम साइज के अंदर रहते हुए। नॉर्मली अगर मैं इस पिक्चर का साइज दिखा दूं, इंसर्ट दिस डिवाइस, ये साइज है, लेकिन मैंने फ्रेम सेट किया था तो उस फ्रेम के अंदर इसकी मजबूरी थी कि उसी फ्रेम के अंदर उसने फिट होना है, तो ये पिक्चर के आगे चेंज होगी। क्लियर है यहां तक? उसके बाद यहां पर इसका साइज इंक्रीज कर दिया, क्वालिटी खराब है, और पिक्चर ऐड कर ले। फॉर एग्जांपल इसी को ऐड कर दो, तो यहां पर कुछ फ्रेम्स आ रहे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला फ्रेम अप्लाई किया, कोई भी फ्रेम कर लें। मैं चाह रहा हूं कि मुझे इस फ्रेम का कलर चेंज करना है,
तो यहाँ पर ऑप्शन आती है पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक किया, कोई मुश्किल काम है, नो आउटलाइन, मोर आउटलाइन बताने की जरूरत है, विड्थ बताने की जरूरत है, डैशेस बताने की जरूरत है, मतलब उसके स्टाइल्स जो आउटलाइन के स्टाइल्स हैं, ठीक है। तो ये चीज करने के बाद पिक्चर इफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैंने इस पिक्चर को रीसेट कर दिया और स्केयर कर दिया। पिक्चर इफेक्ट की अगर बात करो, प्रीसेट्स, शैडो, टेक्स्ट शैडो पड़ा था, लेकिन वो टेक्स्ट के लिए था, ये किसके लिए है? वही इनर आउटर और प्रिसेप्टिव। ओके, रिफ्लेक्शन उसमें भी पड़ा था, टेक्स्ट रिफ्लेक्शन, ग्लो भी पड़ा था, सॉफ्ट एजेस नहीं पड़ा था। मतलब मुझे इस पिक्चर के जो 4 कॉर्नर हैं उसको सॉफ्ट करना, स्मूथ करना। हाँ, मोबाइल में पड़ा है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐप्स के अंदर पड़ा होगा, एडिट ऐप्स के, लेकिन टेक्स्ट में नहीं पड़ा ये। उसके बाद बेवल लाइक ये प्रोमिनेंट हो, लाइक 3D बटन का व्यू दे, ठीक है। और बेवल से मुराद ये है कि इसके एक तो एजेस बन जाएंगे, जो कॉर्नर्स हैं वो आप देखिएगा कुछ इस तरह से, कुछ स्मूथ हो जाएंगे, कुछ इनर में चले जाएंगे, लाइक बटन की तरह आपको ये दिखाई देंगे, हैं? बिल्कुल बनेंगे, लेकिन बटन किसी और असाइनमेंट के अंदर जाकर मैं बताऊंगा कि मेन मकसद ये ड्रॉ करना है। बटन तब काम करते जब उसके बैकएंड लिंक हो, इस जैसे कि बुक हमने बनाई थी, ठीक है, वो काम भी हो सकता था, लेकिन वो काम मैं करवाऊंगा पावर पॉइंट के अंदर, कि शेप बनाकर मैं उसको बटन बना के दिखाऊंगा कि उस शेप को क्लिक कर रहे हैं तो वो बटन के तौर पर काम कर रहा है। ओके, और 3D रोटेशन से मुराद के इस पिक्चर को रोटेट करना। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक? उसके बाद अच्छा, अब थोड़े से आप बोर हो गया तो थोड़े से आप लोगों को एक फिनिशिंग करके दिखा देते हैं। मैं इस पिक्चर को एक फ्रेम में बनाना चाह रहा हूं, एक कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लिया, और डुप्लीकेट करने के बाद मैंने एक पिक्चर का बैकग्राउंड या बैकग्राउंड रिमूव वाला ही हम पिक्चर को ऐड कर लेते हैं, ताकि बार बार हमें ये काम ना करना पड़े। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, करने के बाद रिमूव बैकग्राउंड पर जाने के बाद कीप चेंज, खैर करने के बाद कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, रीसेट किया, यस, हाँ साइज कम, रीसेट करने के बाद अब इस पिक्चर को शार्प किया, और शार्प करने के बाद बैकग्राउंड को ये कलर इफेक्ट दिया, और कलर इफेक्ट देने के बाद बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया, ठीक है। ब्लर नहीं करना, ठीक है, तो यहां पर इसी फ्रेम के अंदर रहते हुए इसको ये कर दें, बैकग्राउंड तब भी ब्लर हो। अब इस पिक्चर को इसके ऊपर लेकर आना है, जिसमें हम कहते हैं ना कि जी बैकग्राउंड ब्लर हो जाए, सिर्फ पिक्चर रह जाए, तो वही मैंने काम किया। तो यहां पर मैंने डी फोकस जो है सिर्फ ऑब्जेक्ट पर फोकस रहेगा, बैकग्राउंड ब्लर है, तो 2 पिक्चर। अब इस पिक्चर को मैंने फ्रंट पर लेकर आया, मैं इसको जितने मर्जी चक्कर लगवा लूं, ये बैक पर ही है, ठीक है। इसको फ्रंट पर लेकर आना है, तो फ्रंट पर लाने के लिए अगला टूल यहां पर आता है, जिसको कहते हैं, और से मुराद कि अगर बैक पिक्चर है तो उसको क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड। अगर फ्रंट पिक्चर है तो उसको बैक करना है तो सेंड
बैकवर्ड, और सेंड फॉरवर्ड कौन सा होता है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक किया तो ये पिक्चर के आगे फ्रंट। इसके अलावा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चाहे आप इसको मैनुअली चक्कर लगवाते रहे, इसने फ्रंट पर नहीं आना। सो यहां पर एक ही साइज था और इस पिक्चर को उसी फ्रेम के ऊपर रख दिया तो बाहर आपको कुछ इस तरह से फील होगा कि बैकग्राउंड हमने ब्लर किया। यहां तक कि अगर इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद कोई और कलर भी मैं कर देता हूं यहां से, तो कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई दे, ठीक है। सर इसको पिक्चर में कन्वर्ट करना कि ये सिर्फ पिक्चर बन जाए, तो फिर हम यूज करते हैं स्क्रीनशॉट। से पहले मैं आपको स्नैपिंग टूल सिखाता हूं जो कि हर विंडो का होता है, चाहे वो विंडो 7 है, 8 है, 8.1 है, 10 है, 11 है। यहां पर आप लिखेंगे स्नैपिंग, SNIPPING, स्नैपिंग टूल, ठीक है। पर क्लिक किया और एक विंडो ओपन होगी, किस नाम की, स्नैपिंग टूल की। न्यू पर क्लिक किया तो मैंने कहा कि मुझे सिर्फ इतना एरिया, आप देख रहे बाकी एरिया ब्लर हुआ है, सिर्फ इतना एरिया मैंने सिलेक्ट किया। और करने के बाद उसने कहा कि इसको क्या करो, सेव एज पर क्लिक किया। मैंने कहा कहां पर, डेस्कटॉप पर, किस नाम से, पिक्चर के नाम से। ले ये एक पिक्चर बन गया। हाँ नहीं, स्क्रीनशॉट का डिफरेंट तरीकाकार है, वो आगे बताऊंगा जाकर। अभी ये स्नैपिंग टूल है जो कि हर सॉफ्टवेयर के लिए भी यूज हो जाएगा, चाहे वो फोटोशॉप है, कोई भी वीडियो एडिटिंग है, अगर उसके लिए आपने, क्योंकि ये विंडो का इंटरनल टूल है। बस 5 मिनट और, उसके बाद मैं असाइनमेंट की तरफ जा रहा हूं, अभी आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। ओके, यहां तक कि 2 पिक्चर्स को तरीकाकार बता दिया फ्रंट और बैक पर लाने का। उसके बाद इस टाइम इस पेज के ऊपर कितनी पिक्चर्स हैं, 3 है। फिर देख लें, यस 2 है, तो इस टाइम ये 3 पिक्चर्स हैं। सो यहां पर 2019 वर्जन के अंदर ये वाला एक नया टूल ऐड हुआ है, 16 में नहीं मिलेगा। ये इसका काम सिर्फ पिक्चर्स को बैकएंड पर कमेंट अप्लाई करने के लिए। मिसाल के तौर पर आप कोई काम कर रहे हैं और इसको आपने प्रूफ रीडिंग या रीडिंग करवानी है या चेकिंग करवानी है, तो इसका मतलब वो पिक्चर के ऊपर तो नहीं ना लिख के देगा, या तो फोन करके तो नहीं ना कहेगा हाँ भाई इसको प्रोफेशनल काम कर। उसके लिए फिर यहां पर एक डिस्क्रिप्शन का नाम देख सकते हैं कि ये एक विंडो ऐड होगी कि मैं जिस पर क्लिक करके, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने टाइप कर दिया पाकिस्तान और लिखने के बाद इसको क्लोज कर दिया। इसका मतलब इस पिक्चर को क्लिक करके ऐड करूंगा तो कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, इस पर क्लिक करूंगा कोई भी नहीं, इस पर क्लिक करूंगा तो जो भी लिखा होगा वो दिखाई, बस इसका इतना सा काम, ठीक है, और कोई चीज नहीं है। यह चीज करने के बाद दोबारा से इस पिक्चर पर आ जाएंगे, बल्कि एक नई फाइल पर आएंगे और आने के बाद दिस डिवाइस और ये वाली एक पिक्चर को ऐड किया, इस पिक्चर का साइज कम कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के मुताबिक टेक्स्ट की कितनी अलाइनमेंट्स हैं? सुन ले, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के मुताबिक टेक्स्ट की कितनी अलाइनमेंट्स हैं? 4। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के मुताबिक टेबल की कितनी अलाइनमेंट्स हैं? नहीं, पेज के मुताबिक टेबल की कितनी अलाइनमेंट्स हैं? 3। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के मुताबिक टेक्स्ट की कितनी अलाइनमेंट्स हैं? 9 अलाइनमेंट्स हैं। बताई थी कौन कौन सी? नहीं बताई? बताई थी, उस दिन सो गए थे आप। उसमें 9 अलाइनमेंट्स इस तरह से काउंट करवाई थी कि पहले टॉप, लेफ्ट, सेंटर और राइट, फिर मिड, लेफ्ट, सेंटर और राइट, फिर बॉटम, लेफ्ट, सेंटर और राइट।
इस तरह से 9 अलाइनमेंट्स बनती है। अब बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर की कितनी पोजीशंस हैं, अलाइनमेंट नहीं, पोजीशंस। सो यहां पर इस टाइम इस पेज के कॉर्नर पर टॉप लेफ्ट पर मैंने इस पिक्चर को ऐड किया और ये हमारे पास ऑप्शंस आ रही है पोजीशन की। पर क्लिक करूंगा तो कितनी पोजीशंस आ रही हैं, वही टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिड लेफ्ट, मिड सेंटर, मिड राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। बात समझ आई? सो यहां पर मैंने इस पिक्चर को क्या कर दिया, मिड के उस पूरे पेज के मिड सेंटर पर। तो इतना तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है, कॉर्नर से इसको पकड़े जहां मर्जी मूव करें। हाँ, कान से पकड़े, कॉर्नर से नहीं, कान से पकड़े और इसको जहां मर्जी। क्यों? क्योंकि उस पिक्चर को हमने स्क्वायर किया है, जैसे मर्जी साइज काम ज्यादा करने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। चले और इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट लेकर आते हैं। मैं इसकी डुप्लीकेट बनाता हूं मजीद, कंट्रोल डी से 1 2 3 4 5 6 बात समझ आई? ये सब एक जैसी हैं, ठीक है। डुप्लीकेट जो है दिखाना और बताना जो इसमें काम है, वो क्या चीज है, मैं इनको अलाइन करना चाहता हूं, सबको एक तरतीब में लाना चाहता हूं। मैनुअली होगा तो 100 में से 70% अलाइन हो जाएगा, 30% फर्क रह जाएगा, 80% हो जाएगा, 20% रह जाएगा अगर मैनुअल काम करूंगा। लेकिन टूल से आपका 100% अलाइन होगा। कुछ चीजें होती है जो कि मैनुअली इतनी फिनिशिंग के साथ नहीं होती। सो अब मैं इन सब को अलाइन करना चाह रहा हूं। डिपेंड करता है कि मैं इनको अलाइन वर्टिकली करना चाह रहा हूं या हॉरिजॉन्टल बेस पर अलाइन करना चाह रहा हूं। अब वर्टिकल अलाइन करेंगे तो उसकी 3 पोजीशंस होंगी वर्टिकल में, लेफ्ट, सेंटर और राइट। अगर हॉरिजॉन्टल अलाइन करूंगा तो उसमें 3 पोजीशंस होंगी, टॉप, मिड और बॉटम। बात समझ आई? नहीं उसको, अच्छा, गर्दन ऐसे ले रही थी, मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया था क्योंकि हम सवाल कोई होता है, जवाब कोई दे रहे होते हैं, इसलिए। बहरहाल अब मुझे पहले तो इनको अलाइन करने से पहले क्या करना पड़ेगा, सर कंट्रोल ए कर लें, नहीं, इससे पिक्चर सेलेक्ट नहीं होंगे। उसके लिए मुझे उस पिक्चर को क्लिक करना पड़ेगा। हो गया, दूसरी पिक्चर को क्लिक किया, तीसरी पिक्चर को क्लिक किया, सर ये प्रीवियस सिलेक्शन खत्म होती जा रही है। इसका मतलब मुझे प्रीवियस सिलेक्शन बी चाहिए। तो इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करने से पहले आपने कंट्रोल का बटन प्रेस कर लेना। तो याद रखें, एक से ज्यादा पिक्चर्स को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल का बटन आपने यूज करना, चाहे आपके पास 2 पिक्चर्स है, चाहे आपके पास 9 पिक्चर्स है। सब सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट करने के बाद अगर तो मैं ये मैनुअल करता तो एक एक पिक्चर को इसके मुताबिक लेकर आ रहा होता, लेकिन मैं ये टूल्स यूज करूंगा तो उसके लिए यहां पर ऑप्शन आएगी नहीं, अलाइन ऑब्जेक्ट की। अभी ये दो टूल रह गए, ये भी ये पढ़ा दिया लेकिन यहां से पहचान करवानी। अलाइन, अलाइन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद पहले 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। ये कौन सी अलाइनमेंट के बिहाफ पर है, वर्टिकल अलाइनमेंट। अगले 3 ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें टॉप, मिड और बॉटम आ गया। सो मैं चाह रहा हूं कि मुझे अलाइन लेफ्ट करना है। सर ये लेफ्ट किसके होगा, जो सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड पर पिक्चर है, बाकी 5 भी उसके मुताबिक चले जाएंगे, ठीक है, यस। अब इनमें से ये वाली है या ये वाली है, तकरीबन मुझे तो ये लग रही है। इसका मतलब अलाइन लेफ्ट करूंगा तो बाकी 5 भी, बाकी बल्कि 6 भी उसके मुताबिक अलाइन हो जाएंगे। कंट्रोल जी से प्रीवियस के। अलाइन राइट करूंगा तो ये वाली राइट साइड पर ज्यादा है, तो इसका मतलब बाकी 6 भी उसके मुताबिक होगी। अगर मिड करता हूं तो मिड में मेरे ख्याल से ये दोनों चल रही हैं, ठीक है। इनमें से अलाइन सेंटर चले जाए, हो गया सेंटर, एक तरतीब में आ गई। लेकिन किसी में स्पेस कम है, किसी में स्पेस ज्यादा है। इसका मतलब मैं पहली और आखिरी पिक्चर के दरमियान
जितनी भी स्पेस है वो सब पिक्चर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर